आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय फ्लक्स के बारे में। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। सबसे पहले हम विद्युतीय फ्लक्स को यहाँ पर मैथमेटिकली आपको बताएंगे और फिर इसी वीडियो में बाद में प्रैक्टिकली विद्युतीय फ्लक्स का क्या मतलब होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यह एक प्लेन सरफेस है जिससे समरूप विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई जो है इससे पास कर रहा है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। किसी सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस के एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसलिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। यह जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसका हम लोग 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, इसका हम लोग 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3। केस 1 में हम लोग जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, दूसरा केस जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, और तीसरा केस जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। तीनों केस का हम आपको फिगर भी बना के दिखा दे रहे हैं। तीनों केस के लिए देखिए हम यहाँ पे एक प्लेन शीट ले रहे हैं। तीनों केस के लिए सेम एरिया का हम प्लेन शीट लिए। आप जानते हैं इस प्लेन शीट का एरिया वेक्टर जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये है एरिया वेक्टर जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए। उसी तरह से इसका भी एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए। इसका भी एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए। लेकिन केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री। उसी तरह से दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन के पैरेलल है, आप देख सकते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर, जिसके कारण कितना का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आप देख सकते हैं प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन एरिया वेक्टर के अपोजिट होगा, जिसके कारण यहाँ पर एंगल कितना का बनेगा 180 का। तो अब देखिए तीनों केस के लिए हम लोग बारी बारी से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री डालकर फ्लक्स निकालेंगे। तो पहला केस में आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 इज इक्वल टू ई ए, कॉस 0 1 होता है, इज इक्वल टू ई ए। तो पहला केस में फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। फिर सेकंड केस के लिए इसी तरह से देखिए फाई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस 90। ई ए कॉस 90 0 होता है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सेकेंड केस में आएगा 0। और फिर यहाँ पे थर्ड केस में आप देख सकते हैं फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे ई ए कॉस कितना 180 डिग्री, यहाँ पे ई ए कॉस 180 -1 होता है, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए। अब निगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से तीनों केस के लिए आप देख सकते हैं जब वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो फाई इज इक्वल टू ई ए, जब 90 डिग्री हो तो फाई इज इक्वल टू 0 और जब 180 डिग्री हो तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई ए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है वेक्टर ए जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा है इसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे है। तो आप जानते हैं इसका फ्लक्स हम लोग निकालना सीख चुके हैं। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये क्या है, किसी तल से संबंधित फ्लक्स।
तो किसी तल से संबंधित फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उस तरह से हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। लेकिन यदि उस तल के किसी छोटे से टुकड़े यानी अल्प अवयव स्मॉल एलिमेंट का अगर फ्लक्स निकालना हो तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी अल्प अवयव या अल्पांश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्मॉल एलिमेंट, से संबंधित फ्लक्स। तो देखिए फिर उसी तरह से हम फिगर बना रहे हैं, वही फिगर, ऊपर वाला ही फिगर। ये आपका रहा सरफेस जो प्लेन शीट हम लोग लिए थे। इस प्लेन शीट में अल्प अवयव यानी इसका एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए पूरे एरिया में। इस छोटा सा टुकड़ा के एरिया को हम लोग ए से ना दिखाकर डी ए से दिखाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में अल्प राशियों को डी या डेल्टा लगाकर दिखाया जाता है। तो देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं एरिया वेक्टर, वेक्टर डी ए। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास कर रहा है, तो जब सरफेस से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो इसके अल्प अवयव से भी उसी एंगल पर पास करेगा, थीटा एंगल पे। तो बताइए इस अल्प अवयव से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? अल्प अवयव या अल्पांश से संबंधित फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू पढ़ते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। पूरे एरिया का फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर स्मॉल एरिया का फ्लक्स होगा तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ना लिखकर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखेंगे, और इस स्मॉल एरिया के फ्लक्स को हम लोग फाई ना बोलकर डी फाई बोलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और जिसको हम लोग आगे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा जो है एंगल है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का। आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं पूरे सरफेस का फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर इस सरफेस के स्मॉल एरिया एलिमेंट का या स्मॉल टुकड़ा का या अल्प अवयव का फ्लक्स निकालना होगा तो उसको हम लोग फाई ना बोलकर डी फाई बोलेंगे, और वो जो फ्लक्स होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आगे ई डी ए कॉस थीटा। यह ध्यान रखना है, पूरे सरफेस का फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए और अल्प एरिया का फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब देखिए अल्प एरिया का फ्लक्स अगर डी फाई मालूम हो तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए इस डी फाई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पूरे तल से संबंधित फ्लक्स। तो अगर आपको तल के अल्प एरिया एलिमेंट का फ्लक्स अगर मालूम है, तल के अल्प अवयव का फ्लक्स मालूम है, तो पूरे तल का फ्लक्स निकालने के लिए उस अल्प फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो पूरे तल से संबंधित फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन। डी फाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ऊपर में आप देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इसको हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग को आगे यूज़ होने वाला है, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे तल का फ्लक्स निकालने के लिए आपने अल्प अवयव का जो फ्लक्स था उसको आपने इंटीग्रेट किया, लेकिन अगर इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन हो, वृत्त का चिन्ह हो, तो वो किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स को बताएगा। तो देखिए हम लोग लिख भी दे रहे हैं, किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स। तो किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स निकालने के लिए आप अल्प अवयव का जो फ्लक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन चूंकि पूरे बंद तल का निकल रहा है इसलिए इसको दर्शाने के लिए इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन देंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन और इस पर सर्किल का साइन, और डी फाई के इंटीग्रेशन में हम डी फाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ये इक्वल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तल का फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या ई डी ए कॉस थीटा।
अगर आप अल्प अवयव का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो डी फाई से डिनोट करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा, जिसको हम लोग ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर अल्प अवयव का फ्लक्स मालूम है तो पूरे तल का फ्लक्स निकालने के लिए या तल का कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम इस अल्प अवयव के फ्लक्स डी फाई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और डी फाई के जगह पर लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन यदि इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन हो तो किसी बंद तल के कुल फ्लक्स को यह बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू डी फाई पे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन है तो यह किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स को बताएगा। तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके मात्रक पे। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है ई ए। ई जो है विद्युतीय क्षेत्र, और ए जो है क्षेत्रफल है। आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, आई इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, आई इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने दो ऐसा ही मात्रक यहाँ पे सीख लिया विद्युतीय फ्लक्स का, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अथवा वोल्ट मीटर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है। अब देखिए, अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने सीखा है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। आपको पढ़ाया गया है कि सदिशों का गुणनफल दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल। तो यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए यानी विद्युतीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट है, यानी यह अदिश गुणनफल है। और अदिश गुणनफल है इसका मतलब कि विद्युतीय फ्लक्स एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको मात्रक भी बता दिया और हमने यहाँ पे आपको यह भी बता दिया कि विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले टिप नंबर 1, देखिए विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ई ए। ई क्या है, ई विद्युतीय क्षेत्र है। क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र, और गुना ए क्या है, क्षेत्रफल। आप लोगों ने विद्युतीय बल रेखाओं का गुण पढ़ा होगा। वहाँ पे विद्युतीय बल रेखाओं के गुण में यह सिखाया गया है कि किसी बिंदु के चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मेरे चैनल पे विद्युतीय बल रेखाओं का वीडियो है, उसमें जाके आप यह देख लीजिएगा, उसके प्रॉपर्टीज में यह चीज़ सिखाया गया है। तो हम लोगों ने सीखा है कि किसी बिंदु के चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल या क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी बिंदु के चारों ओर की इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इतना के गुना में क्या है, क्षेत्रफल। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली
बल रेखाओं की संख्या अगुने क्षेत्रफल। अगर मैं कहूँगा एक अंडा का दाम गुने अंडों की संख्या, इसका मतलब है कुल अंडा का दाम या अंडों का कुल दाम। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ एक कलम का दाम अगुने कलमों की संख्या, तो इसका मतलब हुआ कलमों का कुल दाम या कुल कलमों का दाम। उसी तरह से इकाई क्षेत्रफल यानी एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या गुने क्षेत्रफल यानी पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या या क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा। क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या। आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि क्षेत्रफल किसका होता है, तो तल का क्षेत्रफल होता है तल का। तो हम लोग क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अथवा तल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या भी कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि जिसको हम लोग विद्युतीय फ्लक्स समझते थे उसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ विद्युतीय फ्लक्स का। विद्युतीय फ्लक्स किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को बताता है। अगर किसी तल से 10 विद्युतीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उसका विद्युतीय फ्लक्स 10 होगा, किसी से 4 गुजर रही है तो उसका विद्युतीय फ्लक्स 4 होगा। तो आज हम लोगों ने विद्युतीय फ्लक्स का नया प्रैक्टिकल डिफिनीशन सीख लिया। इससे पहले भी हम लोगों ने डिफिनीशन सीखा था विद्युतीय फ्लक्स का, लेकिन वो मैथमेटिकल डिफिनीशन था और यह जो है एक व्यवहारिक डिफिनीशन है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये एक तल है और अगर यदि इस तल से 3 विद्युतीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा 3। अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको एक तल दिखा दिया मैंने यहाँ पे तल, और इस तल से यदि 2 विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं तो इसका फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 2। तो जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं वो वास्तव में किसी तल से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। अभी अभी आपने सीखा है कि किसी तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि कोई तल खुला तल है, ओपन तल है, तो उससे गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल का फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन यदि तल बंद हो, अगर कोई बंद तल हो और विद्युतीय बल रेखाएं उस बंद तल से बाहर की ओर निकल रही हों तो उसके फ्लक्स को धनात्मक कहा जाता है। और यदि कोई बंद तल हो और विद्युतीय बल रेखाएं उस तल के अंदर की ओर प्रवेश कर रही हों तो विद्युतीय फ्लक्स जो है ऋणात्मक होता है। आप देख सकते हैं विद्युतीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा यदि विद्युतीय बल रेखाएं किसी तल के अंदर प्रवेश कर रही हों, और फ्लक्स जो है धनात्मक होगा यदि विद्युतीय बल रेखाएं किसी तल से निकल रही हों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है तो इसका फ्लक्स होगा 4 यानी +4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युतीय बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा -4। ये मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, यदि विद्युतीय बल रेखाएं किसी बंद तल से बाहर निकल रही हों तो विद्युतीय फ्लक्स धनात्मक होता है। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट मैंने लिखा, अब फिर इधर का स्टार पॉइंट भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे
यदि विद्युतीय बल रेखाएं किसी बंद तल में प्रवेश कर रही हों तो विद्युतीय फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो ये दो जानकारी कि किसी भी तल से निकलने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं, लेकिन यदि किसी बंद तल से विद्युतीय बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हों तो फ्लक्स जो है ऋणात्मक होगा, और यदि बाहर की ओर निकल रही हो विद्युतीय बल रेखाएं तो फ्लक्स जो है धनात्मक होगा। अब देखिए, इससे जुड़ा एक हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। एक घनाभाकार बंद तल है और यह तल विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस तल से विद्युतीय बल रेखाएं गुजरेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 विद्युतीय बल रेखाएं इस बंद तल में प्रवेश कर रही हैं और 3 विद्युतीय बल रेखाएं इस बंद तल से निकल रही हैं, जिसके कारण चूंकि विद्युतीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ पर इसका फ्लक्स जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, और निकल रही है इसलिए यहाँ पर इसका फ्लक्स हो जाएगा +3। और इस प्रकार इस बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -3 +3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब कि यदि किसी बंद तल से विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही हो तो उसका फ्लक्स धनात्मक, किसी बंद तल से विद्युतीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हो तो उसका फ्लक्स ऋणात्मक, और यदि किसी बंद तल से विद्युतीय बल रेखाएं प्रवेश करके निकल रही हो तो उसका कुल फ्लक्स 0 होता है। अब हम लोग आगे एक और टिप्स पढ़ेंगे, तो चलिए टिप नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लिया और यहाँ पर हमने एक वक्र सरफेस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इस तल के लंबवत होगा। लेकिन आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर तल के लंबवत होता है और इस वक्र तल के हर बिंदु पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तल के लंबवत होगा और वह डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में होगा, जिसके कारण इस पूरे वक्र तल के लिए एरिया वेक्टर का एक लंबवत दिशा दिखाना सही नहीं होगा। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। चूंकि तल वक्र है इसलिए हर बिंदु पर एरिया वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम अल्प अवयव लिए तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम यहाँ पे अल्प अवयव लेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए पूरे वक्र तल के लिए एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन दिखाना सही नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं अगर तल जो है समतल हो, प्लेन हो, तो यहाँ पे हर इसका जो एरिया का जो अल्प अवयव होगा, स्मॉल एलिमेंट होगा, उसका एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। इसलिए पूरे एरिया के लिए, पूरे तल के लिए एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना यहाँ पर संभव है। लेकिन अगर तल वक्र हो तो वहाँ पर एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना संभव नहीं है। इसलिए यदि तल जो है समतल है तो आप उसका फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि पूरे समतल तल के लिए एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर तल जो है वक्र है वहाँ पर आप वेक्टर ई डॉट ए लिखेंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि पूरे वक्र तल के लिए एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन लिखना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति जब बनेगी तो वक्र तल के हम किसी स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर वेक्टर डी ए लेंगे और उससे संबंधित फ्लक्स निकालेंगे, और उस स्मॉल एरिया से संबंधित फ्लक्स को डी फाई बोलते हैं, और डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और पूरा फ्लक्स निकालने के लिए इस स्मॉल एरिया के फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इस तरह से पूरे तल से संबंधित फ्लक्स हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे वक्र तल की स्थिति में। लेकिन अगर तल समतल हो तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करके भी फ्लक्स निकाल सकते हैं, अथवा स्मॉल एरिया डी ए का फ्लक्स निकाल के और उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया का फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और पूरा फ्लक्स निकालने के लिए इस डी फाई को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अगर कोई समतल तल हो तो उसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख कर भी निकाल सकते हैं, अथवा इंटीग्रेशन मेथड से भी स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करके भी पूरे तल का फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तल वक्र हो तो पूरे एरिया के लिए एक बार में फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पूरे तल का एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना संभव नहीं है, क्योंकि हर बिंदु पर
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तल पे लंबवत होता है और हर बिंदु पे जो लंबवत डायरेक्शन होगा वो अलग अलग दिशाओं में होगा, इसलिए सीधे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखकर फ्लक्स निकालना वहाँ पर सही नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम लोग किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकाल कर और उसको इंटीग्रेट करके उसका फ्लक्स निकालेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।